नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी हिंदू हिंदुस्तान में। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लोग इस पूरी तैयारी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ में तैयारी करते हुए चल रहे हैं। तो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन पेपर लगाने वाले हैं, जिसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो होंगे, साथ में मॉक टेस्ट आपके भी होंगे, और जितने भी हम प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं एग्ज़ाम होने तक सारे प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हम 2012 का क्वेश्चन पेपर कर चुके थे, जिसके 3 भाग थे। पहले भाग में मैंने जून 2012 का क्वेश्चन पेपर करवाया था। दूसरे भाग में हम लोगों ने 50 प्रश्न किए थे दिसंबर महीने के। उसके बाद के जो 25 प्रश्न रह गए थे, उसको हम लोगों ने पार्ट 3 में देखा था। तो चलिए आज हम 2013 का प्रश्न पत्र देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है 2013 क्वेश्चन पेपर का, जून महीने का। वट पीपल के लेखक कौन है? तो वट पीपल के लेखक आपके रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समानांतर कहानी के पुरस्कृत करता है, मतलब जो समानांतर कहानी है वो एक तरीके से उसकी स्थापना या उसके प्रवर्तक को किसका नाम लिया जाता है? तो समानांतर कहानी को पुरस्कृत करता है कमलेश्वर जी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कमलेश्वर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। शेष यात्रा की लेखिका कौन है? तो शेष यात्रा की लेखिका उषा प्रेमवदा जी हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार कौन है? तो सभी को पता है, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार गारसादा तासी हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? तो कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं सोम प्रभु सूरी। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? तो अजय की डायरी उपन्यास है, जयवर्धन उपन्यास है, और पहला गिरमिटिया उपन्यास है। जो उपन्यास की श्रेणी में नहीं आता है वो है एक साहित्यिक की डायरी। इसकी विधा का नाम है डायरी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। इनमें से कौन नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं है? तो जो नहीं है नागरी प्रचारणी संस्थापकों में, उनका नाम है रामचंद्र शुक्ल। बाकी ये तीनों आ जाएंगे, रामनारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास और ठाकुर शिव कुमार सिंह। इन सबका नाम नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों या सदस्यों के रूप में लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? तो वैष्णव भक्ति का आचार्य इसमें शंकराचार्य नहीं है, बाकी सब वैष्णव भक्ति से जुड़े हुए हैं। रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य और माधवाचार्य ये सब वैष्णव भक्ति के हैं, लेकिन शंकराचार्य शैव भक्त कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। जगनिक की रचना कही जाती है, तो जगनिक की रचना को और किस नाम से बुलाया जाता है? तो जगनिक की रचना को आल्हा खंड के नाम से भी बुलाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? तो झोपड़ी से राजभवन तक के जो लेखक है उनका नाम है माता प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11। राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया स्रोत क्या है? तो राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत है हठ योग। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? तो भारत भूषण अग्रवाल भी हैं, प्रभाकर माचवे भी हैं, गिरजा कुमार माथुर भी हैं, और जो नहीं है तार सप्तक में वो हैं भवानी प्रसाद मिश्र, जिन्होंने सतपुड़ा के जंगल के नाम से कविता लिखी है। आगे बढ़ते हैं। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति है? तो ये आपके केदारनाथ अग्रवाल जी की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? तो प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा आपके नंद दुलारे वाजपेयी जी ने बोला है। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। अगले जन्म मोही बिटिया न कीजो की लेखिका कौन है? तो इनकी लेखिका है मधु कांकरिया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? तो अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश की पंक्ति का नाम, ये जो पंक्तियाँ लिखी हैं उनका नाम है महादेवी वर्मा जी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है? तो आनंद कादम्बनी के संपादक है आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोबर गणेश उपन्यास के लेखक को नाम है रमेश चंद्र शाह। ऑप्शन नंबर ए। फादर कामिल बुल्के को हिंदी साहित्य में महत्व दिए जाने का कारण क्या है? तो इसका जो मेन कारण है वो है तुलसी साहित्य के विशेषज्ञ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आत्माराम की टेटें निबंध में आत्माराम के प्रतीक हैं।
तो इसमें जो प्रतीक हैं वो हैं आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रकाशन के अनुसार इन आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम आपको बताना है कि जो इनका प्रकाशन है वो सबसे पहले कौन सा हुआ और सबसे बाद में किसका हुआ। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी नवरत्न, प्रेमचंद और उनका युग, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष और छायावाद। छायावाद सबसे लास्ट में आया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। जन्म के आधार पर इन निबंधकारों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो जन्म के अनुसार जो सही अनुक्रम है वो है ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले संपूर्णानंद आ जाएंगे, उसके बाद रामवृक्ष बेनीपुरी जी, उसके बाद वासुदेव शरण अग्रवाल और भगवत शरण उपाध्याय। तो आपको इनके सन भी याद करने हैं कि कौन से लेखक का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर संपूर्णानंद, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डॉक्टर संपूर्णानंद, रामवृक्ष बेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल और भगवत शरण उपाध्याय। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसका सबसे सही और सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका बंटी आ जाएगा, उसके बाद सूरजमुखी अंधेरे के, चितकोबरा और रुकोगी नहीं राधिका। यह इसका सही क्रम होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले हो जाएगा राजश्री, फिर विशाख, अजातशत्रु और स्कंदगुप्त। सबसे आखिरी उनका हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी, जो कि इसमें नहीं है, जो कि 1933 में लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको बताना है। अनुक्रम वाले प्रश्न और मिलान वाले प्रश्न, ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ में स्थापना और तर्क के भी क्वेश्चन आपके आते हैं और एक गद्यांश आता है। अगर इनमें आप लोगों ने स्कोर अच्छा कर लिया तो आपका पेपर निश्चित तौर पर अच्छा हो जाएगा। तो आपको अनुक्रम वाले प्रश्न ज़्यादातर, क्योंकि लेखकों का अनुक्रम का भी पूछ लेते हैं, उपन्यासों का, ये आप तभी कर पाएंगे जब आपने डिटेल अध्ययन किया होगा। अब मेरी कॉन्सेप्ट क्लासेस भी चलती हैं इसमें, अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो जितनी भी कॉन्सेप्ट क्लासेस मैं अभी तक करवा चुकी हूँ वो सारी आप लोग देख सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाइए, ताकि आपको एग्ज़ाम में और अच्छे से समझ में आ सके कि इसका उत्तर क्या होगा, कौन सा लेखक का कब जन्म हुआ, त्यागपत्र किसकी कहानी है। तो जितने भी आपके कॉन्सेप्ट होंगे वो आपका सिलेबस वाइज मैं करवा रही हूँ कॉन्सेप्ट क्लासेस, तो वो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 25 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदाई। जैनेन्द्र कुमार जी के उपन्यासों का सही अनुक्रम है ऑप्शन नंबर बी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी और सुखदा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसमें सबसे पहले आपके आ जाएंगे, वैसे तो भरत मुनि है लेकिन भरत मुनि का नाम इसमें दिया नहीं हुआ है, तो सबसे पहले आपके आ जाएंगे भामा, फिर दंडी, आनंदवर्धन, उसके बाद अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त का है अभिव्यंजनावाद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भामा, दंडी, आनंदवर्धन, उसके बाद में अभिनव गुप्त। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो वर्णिक छंद पूछे गए हैं इसमें, तो इसमें आपका इंद्र वज्रा, वसंत तिलका, मंदा क्रांता, शार्दुल विक्रीडित। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। आदिकाल के निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है। तो आदिकाल में सबसे पहले आपके सरहपा आते हैं, तो सरहपा का नाम दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी में, तो सबसे राइट आंसर यही हो जाएगा, सरहपा, गोरखनाथ, अमीर खुसरो और विद्यापति। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। स्थापना के आधार पर इन हिंदी संस्थानों का सही अनुक्रम बताना है आपको। तो सबसे पहले स्थापना के अनुसार इसमें काशी नागरी प्रचारणी सभा का, फिर हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, उसके बाद वर्धा साहित्य अकादमी। ये सारी संस्थाएं हिंदी से रिलेटेड, तो इनका सही अनुक्रम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम बताना है। तो जन्म के आधार पर सबसे पहले आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। निम्नलिखित भाषा रूपों और उनके प्रयोक्ताओं को सुमेलित करना है आपको। तो दक्षिणी, कौशली, ब्रजबुली, संधा भाषा आपके एक तरीके से भाषाएं दी गई हैं, और उनके जो प्रयोक्ता हैं या फिर उनके जो प्रवर्तक एक तरीके से कह सकते हैं, उनका नाम दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रवर्तक नहीं कह सकते हैं, जिन्होंने प्रयोग किया है उसको बोलेंगे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपनी भाषा में या फिर अपनी रचनाओं में इस भाषा का प्रयोग किया है, तो उन प्रयोक्ताओं के नाम दिए गए, जैसे दामोदर पंडित, कुतुब शाह, सरहपा, शंकर देव अवतारे और कुतुबन।
तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मिलान कर लेते हैं। दक्खनी हो जाएंगे कुतुब शाह, फिर उसके बाद कौसली का जो भाषा का जो प्रयोक्ता हो जाएंगे उनका नाम है दामोदर पंडित, ऑप्शन नंबर ए। ब्रजबुली के हो जाएंगे शंकर देव अवतरे, और संधा भाषा के हो जाएंगे सरापा। तो आपका इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2, 1, 4 और 3, 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 32 की ओर। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ में सुमेलित करना है। हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास ये आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है। चलिए मिलान कर लेते हैं पहले, बाद में टिक कर लेंगे। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये आपका रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये गणपति चंद्र गुप्त जी का है। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये आपके रामकुमार वर्मा जी का है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 4, 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ में सुमेलित करना है। बीजक, अखरावट, भक्तमाल, श्याम सगाई, जायसी, कबीर, नंददास, नाभादास, हित हरिवंश। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। बीजक सबको पता है कबीर का है, उसके बाद में अखरावट जायसी जी की है रचना, भक्तमाल नाभादास की है, और श्याम सगाई आपकी नंददास जी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2, 1, 4 और 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ में सुमेलित करना है आपको। तो छत्रसाल दशक, कवि कुल कल्पतरु, भाव विलास और इश्कलता, घनानंद, देवभूषण, चिंतामणि और सूरदास। तो चलिए मिलान कर लेते हैं इसमें इसको। छत्रसाल दशक है भूषण जी की, चलिए पहले मिलान कर लेते हैं, बाद में टिक करेंगे। छत्रसाल दशक ये आपकी हो जाएगी भूषण जी की, ऑप्शन नंबर 3। कवि कुल कल्पतरु ये आपकी हो जाएगी चिंतामणि की। भाव विलास हो जाएगी आपके देव की हो जाएगी, देव की रचना भाव विलास देव की। और इश्क लता आपकी हो जाएगी घनानंद जी की। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी। 3, 4, 2, 1। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। निम्नलिखित काव्य छंदों को उनके प्रयोक्ता कवियों के साथ में सुमेलित करना है। सोनेट, हाइकू, सवैया, कवित्त, अज्ञेय, त्रिलोचन, गया प्रसाद शुक्ल, सनेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और मंगलेश डबराल। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। सोनेट जो है वो त्रिलोचन का है, मतलब त्रिलोचन ने सोनेट लिखे हैं। हाइकू अज्ञेय की है, जापानी हाइकू कविताएं। सवैया आपका हो जाएगा गया प्रसाद शुक्ल सनेही, ऑप्शन नंबर 3। और कवित्त आपका हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो ये आपका सही मिलान हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2, 1, 3, 4। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के साथ उनके कवियों को सुमेलित करना है। चिर सजग आंखें उन्नीदी आज कैसा व्यस्त बाना, रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कालिका राकेंदु, बिंबानना वेदने तू भी भली बनी, सुरम्य रम्य रस रशी रंजिते। इनकी पंक्तियों को बताना है कि पंक्तियाँ किसने बोली हैं या किसने लिखी हैं। तो ये जो चिर सजग आंखें उन्नीदी आज कैसा व्यस्त बाना ये आपकी महादेवी वर्मा जी की है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। महादेवी वर्मा, फिर रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कालिका राकेंदु बिंबाना यह आपकी हो जाएगी हरिऔध जी की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन नंबर 4। वेदने तू भी भली बनी ये आपका सबको पता है मैथिली शरण गुप्त जी की है। और सुरम्य रम्य रस राशि रंजिते ये आपकी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। 3, 4, 2, 1। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ में सुमेलित करना है। बंधन, अपने अपने, सिंदूर की होली, अशोक कशोक और नायक खलनायक विदूषक। तो सबसे पहले तो इसको मिला लेते हैं कि नायक खलनायक विदूषक आपका सुरेंद्र वर्मा जी का है। बंधन अपने अपने ये शंकर शेष जी की रचना है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण लाल की है, लक्ष्मी नारायण लाल जी की रचना है। और अशोक का शोक ये आपका रामकुमार वर्मा जी की है। अशोक का शोक रामकुमार वर्मा तो इसमें ऑप्शन में ही नहीं दिए गए हैं। शंकर शेष, मोहन राकेश,
अच्छा, राम कुमार वर्मा दिए गए हैं, माफ़ कीजिएगा, अशोक का अशोक राम कुमार वर्मा की है। बंधन अपने अपने, ये आपकी हो जाएगी शंकर शेष जी की। सिंदूर की होली लक्ष्मीनारायण लाल की। अशोक का अशोक राम कुमार वर्मा की। और नायक खलनायक विदूषक सुरेंद्र वर्मा की। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 2 3 5 1, 2 3 5 1। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ में सम्मिलित करना है। लाल पान की बेगम, एक औरत की ज़िंदगी, लंदन की एक रात और शव यात्रा। तो शव यात्रा आपकी श्रीकांत वर्मा जी की है। उसके बाद लंदन की एक रात ये आपकी निर्मल वर्मा की है। एक औरत की ज़िंदगी ये आपकी रामदरश मिश्र जी की है। और लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु जी की है कहानी। तो इसके हिसाब से सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 3 1 2 4। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ में सम्मिलित करना है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। श्रद्धेय बनने का मतलब है नॉन पर्सन अव्यक्ति हो जाना। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। पंडिताई भी एक बोझ है, ये तो आपको सबको पता है, पंडिताई भी एक बोझ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त और हरिशंकर परसाई। तो सबसे पहले इसको मिलान कर लेते हैं। कभी कभी एक मिलान से भी आपके ऑप्शन सही हो जाते हैं। देखते हैं डी का फर्स्ट कितने में दिया हुआ है। तो डी के फर्स्ट में केवल एक ही दिया है, तो आपको आंख बंद करके ऑप्शन नंबर डी लगा देना है। क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा यहीं से आपका, कि आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट करना है। अगर डी में आपको मान लीजिए फर्स्ट दिया है, या फिर मान लीजिए ए ऑप्शन में भी आपका फर्स्ट दिया होता, तब आपको कन्फ्यूजन होता, तब आपको एक और मिलान करना होता। तो मिलान वाले प्रश्न को जब भी करिए, हमेशा ये चीज़ देख लीजिए कि हमारे एक मिलान से क्या मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो ठीक है, आपको आगे मिलान की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बार आपको क्रॉस चेक करना है, और आपको सारे ऑप्शंस आते हैं तो ज़रूर सबको मिला कर देख लीजिए। अगर आते हैं आपको, अगर उनमें से आपको 2 या 1 या 3 आते हैं, तो आप इस तरह से भी करके क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले मिला लेते हैं, क्योंकि हम लोग तो एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, हम लोग तो एक तरीके से पढ़ रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं, ताकि हम लोगों का जल्दी जल्दी रिवीजन होता जाए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भक्ति रस धर्म की रसात्मक अनुभूति है, ये आपकी जो पंक्तियां हैं वो बोली हैं ऑप्शन नंबर 39, ये आपके रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे इसके ऑप्शन नंबर 2। श्रद्धेय बनने का मतलब है नॉन पर्सन अव्यक्ति हो जाना, ये आपकी हरिशंकर परसाई जी की है। हरिशंकर परसाई बहुत ही अच्छे व्यंग्यकार की श्रेणी में आते हैं लेखक। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, ये सी जो आपका ये बोला है जयशंकर प्रसाद जी ने, ऑप्शन नंबर 5। पंडिताई भी एक बोझ है, ये आपकी रामचंद्र शुक्ल जी की हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 4 5 1। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। निम्नलिखित अवधारणाओं के साथ उनके संस्थापकों को सम्मिलित करना है। सहृदय, साधारणीकरण, मधुमती भूमिका, अर्थ की लय, भट्टनायक, आनंदवर्धन, जगदीश गुप्त, केशव प्रसाद मिश्र और अभिनव गुप्त। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। सहृदय आपका आनंदवर्धन जी का हो जाएगा। साधारणीकरण भट्टनायक जी का। मधुमती भूमिका ये आपके केशव प्रसाद सिंह की हो जाए मिश्र की हो जाएगी, केशव प्रसाद मिश्र की। और अर्थ की लय ये आपकी जगदीश गुप्त की हो जाएगी रचना अवधारणा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2 1 4 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41 की ओर। यहाँ से आपके स्थापना तर्क वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो चलिए स्थापना तर्क वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। स्थापना तर्क वाले क्वेश्चन भी आपके एक तरीके से स्कोरिंग होते हैं, और स्कोरिंग भी कह सकते हैं, और नंबर डुबोने वाला भी यही होता है, क्योंकि आपने अगर इसको अच्छे से नहीं पढ़ा है, और इसको कम से कम आपको 2 बार पढ़ना है, स्थापना और तर्क दोनों को 2 बार पढ़ना है, तब जाके आप उसको निष्कर्ष निकाल के उसको सही उत्तर करना है। अगर आप समझ के इसको करेंगे तो आपके प्रश्न ज़रूर सही होंगे, लेकिन बिना समझे बिना अर्थ निकाले आपने ए सही आर गलत कर दिया, ये गलत ए आर सही कर दिया, ये दोनों सही कर दिए, तो इससे आपके ऑप्शन जो गलत होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए 2 बार पढ़िए, समझ के पढ़िए, उसका अर्थ निकाल के पढ़िए। तो चलिए पढ़ लेते हैं। उपमान को अप्रस्तुत विधान मानना हिंदी का प्राचीन सिद्धांत है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। उपमानों को अप्रस्तुत विधान का, क्योंकि उपमान से ही जो प्रस्तुत नहीं है हमारे उसको मतलब एक तरीके से हमारे सामने चित्रित किया जाता है, उसको प्रदर्शित किया जाता है। और तर्क दिया है, यह स्थापना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, अर्थात यह नवीन सिद्धांत है।
पहले पहले देखिए साफ साफ समझ में आ रहा है, पहले तो प्राचीन बोल दिया और जहाँ तक हम लोग को सही भी लग रहा है, और बाद में इसको बोल दिया है कि ये नवीन सिद्धांत है। तो प्राचीन और नवीन में तो जस्ट अपोजिट है, तो साफ साफ इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ए सही आर गलत। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम हॉल में भी करना होगा, 2 बार पढ़ना होगा, उसका अर्थ निकालना होगा। वो गलत हो जाए, आपने गलत अर्थ निकाल दिया, वो बात अलग है, लेकिन कम से कम आपको अटैम्प्ट जब करना है तो अटैम्प्ट करना आना चाहिए आपको, कि आपको स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सही करने हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। स्थापना दिया गया है अस्तित्ववाद विज्ञान विरोधी दर्शन है। तर्क दिया गया है यह चयन की अगाध छूट देता है और अराजकता, अनास्था तथा अति स्वच्छंदता को प्रश्रय देता है। विज्ञान का भी यह अंध समर्थन नहीं करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए गलत हो जाएगा। अस्तित्ववाद विज्ञान विरोधी दर्शन है, और जो आपका बी जो तर्क दिया है वो आपका गलत हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, आर आपका सही हो जाएगा, तर्क आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ए गलत आर सही। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43 की ओर। काव्य का सर्वस्व है काव्य अलंकार, इसके रहते अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। तर्क दिया गया है काव्य अलंकार में रस ध्वनि रस वदलंकार आदि समस्त संप्रदायों का स्वतः सन्निवेश हो जाता है, वही सच्चे अर्थों में शोभाकारक धर्म है। तो 43 का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने सर्वस्व बोल दिया है कि काव्य जो अलंकार है वो काव्य का सर्वस्व है, जबकि ऐसा नहीं है। औचित्य भी है, उसमें रस भी आता है, और आपके जितने भी मतलब एक तरीके से जितने भी रस के भेद हैं, अलंकार हो गया, रस हो गया, और भी जितने हैं वो सब इसी के इसमें आते हैं, मतलब अलंकार की शोभा को बढ़ाते हैं। तो केवल अलंकार को उसमें मान लिया तो ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 44 की ओर। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों गलत। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 44 की ओर। बिंब का मुख्य ध्येय होता है वर्ण विषय का इंद्रिय प्रतिबिंबन। तर्क दिया है बिंब विधायक रचनाकार ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने भावों का सम्मूर्तन करके उनका संप्रेषण करता है और अपने बिंब से पाठक को जोड़ता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 45 की ओर। स्वच्छंदतावाद ना छायावाद है ना रहस्यवाद, यह शास्त्रीय जड़ता की प्रतिक्रिया से उत्पन्न व्यक्तिक कल्पना तिरेक और निजी रहस्यानुभूति की उपज है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, दोनों सही हो जाएंगे, ए और आर दोनों सही, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आपका गद्यांश आ गया है, गद्यांश पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसमें संबंधित प्रश्नों को 46 से 50, ये भी एक तरीके से आपके मुफ्त के नंबर होते हैं, आपने ध्यान से एक बार पढ़ लिया तो आपके सारे प्रश्न आपको सही हो जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। व्यक्ति संबंधहीन सिद्धांत मार्ग निश्चयात्मिका बुद्धि को चाहे व्यक्त हो या पर प्रवर्तक मन को अव्यक्त कर रहते हैं। वो मनोरंजनकारी तभी लगते हैं जब किसी व्यक्ति के जीवन चक्र के रूप में देखे जाते हैं। शील की विभूतियाँ अनंत रूपों में दिखाई पड़ती हैं। मनुष्य जाति ने जब से होश संभाला तब से वह इन अनंत रूपों को महात्माओं के आचरणों तथा आख्यानों और चरित्र संबंधी पुस्तकों में देखती चली आ रही है। जब इन रूपों पर मनुष्य मोहित होता है तब सात्विक शील की ओर आपसे आप आकर्षित होता है। शून्य सिद्धांत वाक्यों में कोई आकर्षण शक्ति या प्रवृत्तिकारिणी क्षमता नहीं होती। सदा सत्य बोलो, दूसरों की भलाई करो, क्षमा करना सीखो, ऐसे सिद्धांत वाक्य किसी को बार बार बकने सुन वैसा ही क्रोध आता है जैसे किसी बेहुदे की बात सुनकर। जो इस प्रकार की बातें करता चला जाए उसे चट कहना चाहिए, बस चुप रहो, तुम्हें बोलने की तमीज नहीं, तुम बच्चों या कोल भीलों के पास जाओ, ये बातें हम पहले से जानते हैं। मानव जीवन के बीच हम इसके सौंदर्य का विकास देखना चाहते हैं। यदि तुम्हें दिखाने की प्रतिभा या शक्ति हो तो दिखाओ, नहीं तो चुपचाप अपना रास्ता लो। गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभवात्मक मन को आकर्षित करने वाले आश्रय और परिणाम हैं, गुण नहीं। ये ही अनुभूति के विषय हैं। अनुभूति पर प्रवृत्ति और निवृत्ति निर्भर है। अनुभूति मन की पहली क्रिया है, संकल्प विकल्प दूसरी। अतः सिद्धांत पंथों के संबंध में जो आनंदानुभव करने की बातें हैं, जो अच्छी लगने की बातें हैं, वे पथिकों में तथा उनके चारों ओर पाई जाएंगी।
सतपथ के दीपक उन्हीं के हाथ में है या वे ही सतपथ के दीपक हैं। सत्वोन्मुख प्राणियों के लिए ऐसे पथकों की सामीप्य लाभ की कामना करना स्वाभाविक ही है। तो ये था हमारा गद्यांश। तो चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, मनुष्य सात्विक शील की ओर आप ही आप आकर्षित कब होता है? तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, मैं सही ऑप्शन डायरेक्ट बता रही हूँ ताकि आपका ये जल्दी से ख़त्म हो जाए, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब शील की विभूतियों के अनंत रूपों पर मोहित होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 47 की ओर। प्रवृत्ति और निवृत्ति किस पर निर्भर है? तो ये अनुभूतियों पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर सी। मन की दूसरी क्रिया क्या है? तो इसका मन की दूसरी क्रिया है संकल्प और विकल्प। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 49 की ओर। व्यक्ति संबंधहीन सिद्धांत मार्ग मनोरंजनकारी कब लगते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जब वे किसी व्यक्ति के जीवन क्रम के रूप में देखे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 50 की ओर। मानव जीवन के बीच हम किस सौंदर्य का विकास देखना चाहते हैं? तो मानव जीवन के बीच हम सिद्धांत वाक्यों में निहित बातों का विकास देखना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जिसको इसकी ज़रूरत हो उसको शेयर कीजिए। हम सब एक तरीके से नेट JRF को निकालने के लिए तत्पर हैं और जितनी मेहनत हो सकेगी हम सब मेहनत करेंगे और इस बार पेपर नेट JRF को फतह करके रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।